गाय के लिए एक नाद गाड़नी है। बैलों से अलग उसकी नाद रहे तो अच्छा है। अभी तो रात को बाहर ही रहेगी, लेकिन चौमासे में उसके लिए कोई दूसरी जगह ठीक करनी होगी। बाहर लोग नज़र लगा देते हैं, कभी कभी तो ऐसा टोना टोटका कर देते हैं कि गाय का दूध ही सूख जाता है। थन में हाथ ही नहीं लगाने देती, लात मारती है। नहीं, बाहर बांधना ठीक नहीं, और बाहर नाद भी कौन गाड़ने देगा। कारिंदा साहब नज़र के लिए मुंह फुलाएंगे। छोटी छोटी बातों के लिए राय साहब के पास फरियाद ले जाना भी उचित नहीं। और कारिंदे के सामने मेरी सुनता कौन है। उनसे कुछ कहूँ तो कारिंदा दुश्मन हो जाए। जल में रहकर मगर से बैर करना लड़कपन है। भीतर ही बांधूंगा। आंगन है तो छोटा सा, लेकिन एक मढ़ैया देने से काम चल जाएगा। अभी पहला ही बयान है, 5 सेर से कम क्या दूध देगी। सेर भर तो गोबर ही को चाहिए। रुपया दूध देखकर कैसी ललचाती रहती है। अब पिए जितना चाहे। कभी कभी 2-4 सेर मालकों को दे आया करूँगा। कारिंदा साहब की पूजा भी करनी होगी, और भोला के रुपए भी तो देना चाहिए। सगाई के ढकोसले में उसे क्यों डालूं। जो आदमी अपने ऊपर इतना विश्वास करे, उससे दगा करना नीचता है। 80 रुपए की गाय मेरे विश्वास पर दे दी। नहीं, यहाँ तो कोई 1 पैसे को नहीं पतियाता। सन में क्या कुछ मिलेगा। अगर 25 रुपए भी दे दूं तो भोला को ढाढ़स हो जाए। धनिया से नाहक बता दिया। चुपके से गाय लाकर बांध देता तो चकरा जाती। लगती पूछने, किसकी गाय है, कहाँ से लाए हो। खूब दिख करके तब बताता, लेकिन पेट में बात पचे भी। कभी 2-4 पैसे ऊपर से आ जाते हैं, उनको भी तो नहीं छिपा सकता। और ये अच्छा भी है, उसे घर की चिंता रहती है। अगर उसे मालूम हो जाए कि इनके पास भी पैसे रहते हैं तो फिर नखरे बघारने लगे। गोबर जरा आलसी है। नहीं, मैं गऊ की ऐसी सेवा करता कि जैसी चाहिए। आलसी वालसी कुछ नहीं है। इस उम्र में कौन आलसी नहीं होता। मैं भी दादा के सामने मटर गश्ती ही किया करता था। बेचारे पहर रात में कुटी काटने लगते, कभी घर पर झाड़ू लगाते, कभी खेत में खाद फेंकते। मैं पड़ा सोता रहता था। कभी जगा देते तो मैं बिगड़ जाता और घर छोड़कर भाग जाने की धमकी देता था। लड़के जब अपने माँ बाप के सामने भी जिंदगी का थोड़ा सा सुख न भोगेंगे, तो फिर जब अपने सिर पड़ गई तो क्या भोगेंगे। दादा के मरते ही क्या मैंने घर नहीं संभाल लिया। सारा गांव यही कहता था कि होरी घर बर्बाद कर देगा, लेकिन सिर पर बोझ पड़ते ही मैंने ऐसा चोला बदला कि लोग देखते रह गए। शोभा और होरी हीरा अलग हो गए। नहीं, आज इस घर की और ही बात होती। 3 हल एक साथ चलते, अब तीनों अलग अलग चलते हैं। बस समय का फेर है। धनिया का क्या दोष था। बेचारी जब से घर में आई कभी आराम से न बैठी। डोली से उतरते ही सारा काम सिर पर उठा लिया। अम्मा को पान की तरह फेरती रहती थी। जिसने घर के पीछे अपने को मिटा दिया, देवरानियों से काम करने की कहती थी तो क्या बुरा करती थी। आखिर उसे भी तो कुछ आराम मिलना चाहिए। लेकिन भाग्य में आराम लिखा होता तब तो मिलता। तब देवरों के लिए मरती थी, अब अपने बच्चों के लिए मरती है। वह इतनी सीधी गमखोर निश्चल न होती तो आज शोभा और हीरा, जो मूंछों पर ताव देते फिरते हैं, कहीं भीख मांगते होते। आदमी कितना स्वार्थी हो जाता है। जिसके लिए लड़ो वही जान का दुश्मन हो जाता है। होरी ने फिर पूर्व की ओर देखा। शायद भिनसार हो रहा है।
गोबर काहे को जागने लगा। नहीं कह के तो यही सोया था कि मैं अंधेरे में चला जाऊंगा, जाकर नाद तो गाड़ दूं। लेकिन नहीं, जब तक गाय द्वार पर ना आ जाए नाद गाड़ना ठीक नहीं। कहीं भोला बदल गया और किसी कारण से गाय न दी तो सारा गांव तालियां पीटने लगेगा। चले थे गाय लेने। पट्टे ने इतनी फुर्ती से नाद गाड़ दी कि मानो इसी की कसर थी। भोला है तो अपने घर का मालिक, लेकिन जब लड़के सयाने हो गए तो बाप की कौन चलती है। कामता और जंगी अकड़ जाएं तो क्या भोला अपने मन से गाय मुझे दे देंगे? कभी नहीं। सहसा गोबर चौंक कर उठ बैठा और आंखें मलते हुए बोला, अरे ये तो भोर हो गया, तुमने नाद गाड़ दी दादा। होरी गोबर के सुगठित शरीर और चौड़ी छाती की ओर गर्व से देखकर और मन में यह सोचते हुए कि कहीं इसे गोरस मिलता तो कैसा गाढ़ा पट्ठा हो जाता, बोला, नहीं अभी नहीं गाड़ी, सोचा कहीं ना मिले तो नाहक भद हो। गोबर ने तयूरी चढ़ाकर कहा, मिलेगी क्यों नहीं? उनके मन में कोई चोर बैठ जाए, चोर बैठे या डाकू, गाय तो उन्हें देनी ही पड़ेगी। गोबर ने और कुछ न कहा, लाठी कंधे पर रखी और चल दिया। होरी उसे जाते देखता हुआ अपना कलेजा ठंडा करता रहा। अब लड़की की सगाई में देर न करनी चाहिए। सत्रवा लग गया, मगर करे कैसे? कहीं पैसे के भी दर्शन हो। जब से तीनों भाइयों ने अलगोजा हो गया, घर की साख जाती रही। मैं तो लड़का देखने आते हैं, पर घर की दशा देखकर मुंह फीका करके चले जाते हैं। 2-1 राजी हुए तो रुपए मांगते हैं। 200-300 लड़की का दाम चुकाएं और इतना ही ऊपर से खर्च करें। जब जाकर ब्याह हो, कहाँ से आवे इतने रुपए? रास खलियान में तुल जाती है, खाने भर को भी नहीं बचता। ब्याह कहाँ से हो? और अब तो सोना ब्याहने योग्य हो गई। लड़के का ब्याह ना हुआ ना सही, लड़का का ब्याह ना हुआ तो सारी बिरादरी में हंसी होगी। पहले तो उसी की सगाई करनी है, पीछे देखी जाएगी। एक आदमी ने आकर राम राम किया और पूछा, तुम्हारी खोटी में कुछ बांस होंगे? मैं तो। होरी ने देखा, दमड़ी बसोर खड़ा है, नाटा काला, खूब मोटा, चौड़ा मुंह, बड़ी बड़ी मूछें, लाल आंखें, कमर में बांस काटने की कटार खोसे हुए। साल में 1-2 बार आकर छींके, कुर्सियां मोड़े, टोकरियां आदि बनवाने के लिए कुछ बांस काट ले जाता था। होरी प्रसन्न हो गया। मुट्ठी गर्म होने की कुछ आशा बंधी। चौधरी को ले जाकर अपनी तीनों कोठियां दिखाई, मोल भाव किया और 25 रुपए सैकड़े में 50 बांस का बयाना ले लिया। फिर दोनों लौटे। होरी ने उसे चिलम पिलाई, जलपान कराया और तब रहस्यमय भाव से बोला, मेरे बांस कभी 30 रुपए से कम नहीं जाते, लेकिन तुम घर के आदमी हो, तुमसे क्या मोल भाव करता? तुम्हारा वह लड़का जिसकी सगाई हुई थी अभी परदेश से लौटा कि नहीं? चौधरी ने चिलम का दम लगाकर खांसते हुए कहा, उस लौंडे के पीछे तो मर मिटो मैं तो। जवान बहू घर में बैठी थी और वह बिरादरी की एक दूसरी औरत के साथ परदेश में मौज करने चला दिया। बहू भी दूसरे के साथ निकल गई। बड़ी नाकिस जात है मैं तो, किसी की नहीं होती। कितना समझाया कि तू जो चाय खा, जो चाय पहन, मेरी नाक न कटवा। मुद्दा कौन सुनता है? औरत को भगवान सब कुछ दे, रूप न दे, नहीं तो वह काबू में नहीं रहती। कोटियां तो बट गई होंगी। होरी ने आकाश की ओर देखा और मानो उसकी महानता में उड़ता हुआ बोला, सब कुछ बट गया चौधरी। जिनको लड़कों की तरह पाला पोसा अब बराबर के हिस्सेदार हैं, लेकिन भाई का हिस्सा खाने की अपनी नियत नहीं। इधर तुमसे रुपए मिलेंगे, उधर दोनों भाइयों को बांट दूंगा।
4 दिन की जिंदगी में क्यों किसी से छल कपट करूं? नहीं कह दूं कि 20 रुपए सैकड़े में बेचे हैं तो उन्हें उन्हें क्या पता लगेगा? तुम उनसे कहने थोड़ी जाओगे। तुम्हें तो मैंने बराबर अपना भाई समझा है। व्यवहार में हम भाई के अर्थ का कितना ही दुरुपयोग करें, लेकिन उसकी भावना में जो पवित्रता है वह हमारी कालमा से कभी मलिन नहीं होती। होरी ने अप्रत्यक्ष रूप से यह प्रस्ताव करके चौधरी के मुंह की ओर देखा कि वह स्वीकार करता है या नहीं। उसके मुख पर कुछ ऐसी मिथ्या विनीत भाव प्रकट हुआ जो भिक्षा मांगते समय मोटे भिक्षुओं पर आ जाता है। चौधरी ने होरी का आसन पाकर चाबुक जमाया। हमारा तुम्हारा पुराना भाईचारा है महतो, ऐसी बात नहीं है भला, लेकिन बात यह है कि ईमानदारी आदमी बेचता है तो किसी लालच से। 20 रुपए नहीं, मैं 15 कहूंगा, लेकिन जो 20 रुपए के दाम लो। होरी ने खिसियाकर कहा, तुम तो चौधरी अंधेर करते हो। 20 रुपए में कहीं ऐसे बांस जाते हैं? ऐसा क्या, इससे अच्छे बांस जाते हैं 10 रुपए पर। हाँ, 10 कोस और पश्चिम चले जाओ। मोल बांस का नहीं, शहर के नगीच होने का है। आदमी सोचता है जितनी देर वहां जाने में लगेगी उतनी देर में तो 2-4 रुपए का काम हो जाएगा। सौदा पट गया। चौधरी ने मिर्जई उतारकर छान पर रख दी और बांस काटने लगा। ऊख की सिंचाई हो रही थी। हीरा बहू कलेवा लेकर कुआं पर जा रही थी। चौधरी को बांस काटते देखकर घूंघट के अंदर से बोली, कौन बांस काटता है? यहाँ बांस न कटेंगे। चौधरी ने हाथ रोककर कहा, बांस मोल लिए हैं, 15 रुपए सैकड़े का बयाना हुआ है, सेंत में नहीं काट रहे हैं। हीरा बहू अपने घर की मालकिन थी। उसी के विद्रोह से भाइयों में अलगोजा हुआ था। धनिया को परास्त करके शेर हो गई थी। हीरा कभी कभी उसे पीटता था। उसी हाल में इतना मारा था कि वह कई दिन तक खाट से ना उठ सकी, लेकिन अपना पदाधिकार वह किसी तरह न छोड़ती थी। हीरा क्रोध में उसे मारता था, लेकिन चलता था उसी के इशारों पर। उस घोड़े की भांति जो कभी कभी स्वामी को लात मारकर भी उसी के आसन के नीचे चलता है। केलवे की टोकरी सिर से उतारकर बोली, 15 रुपए में हमारे बांस न जाएंगे। चौधरी औरत जात से इस विषय में बातचीत करना नीति विरुद्ध समझते थे। बोले, जाकर अपने आदमी को भेज दो, जो कुछ कहना हो आकर कहे। हीरा बहू का नाम था पुन्नी। बच्चे 2 ही हुए थे, लेकिन ढल गई थी। बनाव सिंगार से समय के आघात का समन करना चाहती थी, लेकिन गृहस्थी में भोजन ही का ठिकाना न था। सिंगार के लिए पैसे कहाँ से आते? इस अभाव और व्यवस्था ने उसकी प्रकृति का जल सुखाकर उसे कठोर और शुष्क बना दिया, जिस पर एक बार फावड़ा भी उचट जाता था। समीप जाकर चौधरी का हाथ पकड़ने की चेष्टा करते हुए बोली, आदमी को क्यों भेज दूं? जो कुछ कहना हो मुझसे कहो। मैंने कह दिया, मेरे बांस ना कटेंगे। चौधरी हाथ छुड़ाता था और पुन्नी बार बार पकड़ लेती थी। 1 मिनट तक यही हाथापाई होती रही। अंत में चौधरी ने उसे जोर से पीछे ढकेल दिया। पुन्नी धक्का खाकर गिर पड़ी, मगर फिर संभली और पांव से तल्ली निकालकर चौधरी के सिर, मुंह, पीठ पर अंधाधुंध जमाने लगी। बसोर होकर उसे ढकेला। उसका यह अपमान मारती जाती थी और रोती भी जाती थी। चौधरी उसे धक्का देकर नारी जाति पर बल प्रयोग करके गच्छा खा चुका था। खड़े खड़े मार खाने के सिवा इस संकट से बचने की उसके पास और कोई दवा न थी। पुन्नी का रोना सुनकर होरी भी दौड़ा हुआ आया। पुन्नी ने उसे देखकर और जोर से चिल्लाना शुरू किया। होरी ने समझा
चौधरी ने पुनिया को मारा है। खून ने जोश मारा और अलगोजे की ऊंची बांध को तोड़ता हुआ सब कुछ अपने अंदर समेटने के लिए बाहर निकल पड़ा। चौधरी को जोर से एक लात जमाकर बोला, अब अपना भला चाहते हो चौधरी तो यहाँ से चले जाओ, नहीं तुम्हारी लाश छूटेगी। तुमने अपने को समझा क्या है? तुम्हारी इतनी मजाल कि मेरी बहू पर हाथ उठाओ। चौधरी कसमें खा कर अपनी सफाई देने लगा। तल्लियों की चोट से उसकी अपराधी आत्मा मौन थी। यह लात उसे निरपराध मिली और उसके फूले हुए गाल आंसुओं से भीग गए। उसने तो बहू को छुआ भी नहीं। क्या वह इतना गंवार है कि महतो के घर की औरतों पर हाथ उठाएगा? पूरी ने अविश्वास करके कहा, आंखों में धूल मत झोंको चौधरी, तुमने कुछ कहा नहीं तो बहू झूठ रोती है। रुपए की गर्मी है तो वह निकाल दी जाएगी। अलग है तो क्या हुआ? है तो एक खून। कोई तिरछी आंख से देखे तो आंख निकाल लें। पुन्नी चंडी बनी हुई थी। गला फाड़कर बोली, तूने मुझे पक्का धक्का देकर गिरा नहीं दिया। खा जा अपने बेटे की कसम। हीरा को भी खबर मिली कि चौधरी और पुनिया में लड़ाई हो रही। चौधरी ने पुनिया को धक्का दिया। पुनिया ने उसे तल्लियों से पीटा। उसने पुर वहीं छोड़ा और आंगी लिए घटना स्थल की ओर चला। गांव में वह अपने क्रोध के लिए प्रसिद्ध था। छोटा ढील गटा हुआ शरीर, आंखें कौड़ी की तरह निकल आई थीं और गर्दन की नसें तन गई थीं। मगर उसे चौधरी पर क्रोध न था, क्रोध था पुनिया पर। वह क्यों चौधरी से लड़ी? क्यों उसकी इज्जत मिट्टी में मिला दी? उसे जाकर हीरा ने सारा समाचार कह देना चाहती थी। हीरा जैसा उचित समझता करता वह उससे लड़ने क्यों गई? उसका बस होता तो वह पुनिया को पर्दे में रखता। पुनिया किसी बड़े से मुंह खोलकर बातें करे या उसे असह्य था। वह खुद जितना उद्दंड था, पुनिया को उतना ही शांत रखना चाहता था। जब भैया ने 15 रुपए में सौदा कर लिया तो ये बीच में कूदने वाली कौन? आते ही उसने पुन्नी को हाथ पकड़ लिया और घसीटता हुआ अलग ले जाकर लगा लातें जमाने। हरामजादी, तू हमारी नाक कटाने पर लगी हुई है। तू छोटे छोटे आदमियों से लड़ती फिरती है। किसकी पगड़ी नीची होती है बता? एक लात और जमाकर हम तो वहाँ कलेव की बाट देख रहे हैं, तू यहाँ लड़ाई ठाने बैठी है। इतनी बेशर्मी, आँख का पानी ऐसे गिर गया खोद कर गाड़ दूं। पुन्नी हाय हाय करती जाती थी और कोसती जाती थी। तेरी मिट्टी उठे, तुझे हैजा हो जाए। तू मेरी आए देवी मैया तुझे लील जाए। भगवान करे तू कौड़ी हो जाए, हाथ पांव कट कट कर गिरे। और गालियां तो हीरा खड़ा खड़ा सुनता रहा, लेकिन यह पिछली गाली उसे लग गई। हैजा मरी आदि में विशेष कष्ट न था। इधर बीमार पड़े उधर विदा हो गए, लेकिन कोड़, यह घिनौना मौत और उससे भी घिनौना जीवन, यह तिलमिला उठा। दांत पीसता हुआ पुनिया पर झपटा और झोंटे पकड़कर फिर उसका सिर जमीन पर रगड़ता हुआ बोला, हाथ पांव काटकर गिर जाएंगे तो मैं तुझे लेकर चाटूंगा। तू ही मेरे बाल बच्चों को पालेगी, तू ही इतनी बड़ी गृहस्थी चलाएगी, तू तो दूसरा भतार कर किनारे खड़ी हो जाएगी। चौधरी को पुनिया की इस दुर्गति पर दया आ गई। हीरा को उदारता पूर्वक समझाने लगा, हीरा महतो, अब जाने दो, बहुत हुआ। क्या हुआ? बहू ने मुझे मारा, मैं तो छोटा नहीं हो गया। धन्य भाग कि भगवान ने यह दिन तो दिखाया। हीरा ने चौधरी को डांटा। तुम चुप रहो चौधरी, नहीं मेरे क्रोध में पड़ जाओगे तो बुरा होगा। औरत जात इसी तरह बकती है। आज को तुमसे लड़ गई, कल को दूसरों से लड़ जाएगी। तुम भले मानस हो, हंसकर टाल गए, दूसरा तो बर्दाश्त न करेगा। उसने भी हाथ छोड़ दिया तो कितनी आबरू रह जाएगी बताओ।
इस ख्याल ने उसके क्रोध को फिर भड़काया। लपका था कि होरी ने दौड़कर पकड़ लिया और उसे पीछे हटाते हुए बोला, अरे हो तो गया, देख तो लिया दुनिया ने कि बहादुर हो, अब क्या उसे पीसकर पी जाओगे? हीरा अब भी बड़े भाई का अदब करता था, सीधे सीधे न लड़ता था, चाहता तो एक झटके में अपना हाथ छुड़ा लेता, लेकिन इतनी बेअदबी कर सका। चौधरी की ओर देखकर बोला, अब खड़े क्या ताकते हो, जाकर अपने बांस काटो, मैंने सही कर दिया, 15 रुपए सैकड़े में तय है। कहाँ तो पुन्नी रो रही थी, कहाँ झमक कर उठी और अपना सिर पीटकर बोली, लगा दे घर में आग, मुझे क्या करना है, भाग फूट गया कि तुम जैसे कसाई के पाले पड़ी, लगा दे घर में आग। उसने कलेऊ की टोकरी वहीं छोड़ दी और घर की ओर चली। हीरा पुनिया के पांव रुक गए। इस नाटक का दूसरा अंक न खेलना चाहती थी। चुपके से टोकरी उठाकर रोते हुए कुएं की ओर चली। हीरा भी पीछे पीछे चला। होरी ने कहा, अब फिर मार धाड़ न करना, इससे औरत बेशरम हो जाती है। धनिया ने द्वार पर आकर आंख लगाई। तुम बड़ा खड़े खड़े क्या तमाशा देख रहे हो? कोई तुम्हारी सुनता भी है कि यूं ही शिक्षा दे रहे हो? उस दिन इसी बहू ने तुम्हें घूंघट की आड़ में दाढ़ी जार कहा था, भूल गए? बहुरिया होकर पराए मर्दों से लड़ेगी तो डांटी न जाएगी। होरी द्वार पर आकर नटखटपन के साथ बोला, और जो मैं इसी तरह तुझे मारूं? क्या कभी मारा नहीं जो मारने की साध बनी हुई है? इतनी बेदर्दी से मारता तो तू घर छोड़कर भाग जाती। पुनिया बड़ी गमखोर है। ओहो, ऐसे ही तो बड़े दर्द वाले हो, अभी तक मार का दाग बना हुआ है। हीरा मारता है तो दुलारा भी है। तुमने खाली मारना सीखा है, दुलार करना सीखा ही नहीं। मैं ही ऐसी हूं कि तुम्हारे साथ निभाए हुआ। अच्छा रहने दो, बहुत अपना बखान न कर। तू ही रूट रूट कर नहर भागती थी। जब महीनों खुशामद करता था तब जाकर आती थी। जब अपनी गरज सताती थी तब मनाने जाते थे लाला, मेरे दुलार से नहीं जाते थे। इसी से तो मैं सबसे तेरा बखान करता हूँ। वैवाहिक जीवन के प्रभात में लालसा अपनी गुलाबी मादकता के साथ उदय होती है और हृदय के सारे आकाश को अपने माधुर्य की सुनहरी किरणों से रजित कर देती है। फिर मधाय का प्रखर ताप आता है, क्षण क्षण पर बगुले उठते हैं और पृथ्वी कांपने लगती है। लालसा का सुनहरा आवरण हट जाता है और वास्तविक अपने नग्न रूप में सामने आ खड़ी होती है। उसके बाद विश्राम में संध्या आती है, शीतल और शांत। जब हम थके हुए पथिकों की भांति दिन भर की यात्रा का वृत्तांत करते और सुनते हैं तटस्थ भाव से, मानो हम किसी ऊंचे शिखर पर जा बैठे हैं जहाँ नीचे का जनरव हम तक नहीं पहुँचता। धनिया ने आंखों में रस भरकर कहा, चलो चलो, आए बड़े बखान करने वाले, जरा सा कोई काम बिगड़ जाए तो गर्दन पर सवार हो जाते हो। पूरी ने मीठे उल्हाने के साथ कहा, ले अब यही तेरी बेइंसाफी मुझे अच्छी नहीं लगती धनिया। भोला ने पूछ, उनसे तेरे बारे में क्या कहा था? धनिया ने बात बदल कर कहा, देखो गोबर गाय लेकर आता है कि खाली हाथ? चौधरी ने पसीना में लथपथ आकर कहा, मैं तो चलकर बांस गिन लूं, कल ठेला लाकर उठा ले जाऊंगा। होरी ने बांस गिनने की जरूरत न समझी। चौधरी ऐसा आदमी नहीं, फिर एक आध बांस बेसी ही काट लेगा। तो क्या, रोज ही तो मंगनी बांस कटते रहते हैं। सलाह लोगों में तो मंडप बनाने के लिए लोग दर्जनों बांस काट ले जाते हैं। चौधरी ने 7.5 रुपए निकालकर उसे हाथ में रख दिए। होरी ने गिनकर कहा, और निकालो, हिसाब से 2.5 और होते हैं। चौधरी ने बेमुराबती से कहा, 15 रुपए में तय हुए हैं कि नहीं? हीरा महतो ने
तुम्हारे सामने 15 रुपए गए थे, कहो तो बुला लूं। बने रहें कहानी उपन्यासों का सफर भावनाओं के साथ में। धन्यवाद।